बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम दूसरा चैप्टर 1 का एक क्वेश्चन हमारा रह गया था, क्वेश्चन नंबर 18। वो हम करते हैं। आई डोंट नो हाउ आई मिस्ड इट। तो क्वेश्चन नंबर है हमारा पेज 27 और क्वेश्चन है 18, चैप्टर नंबर 1। ठीक है। और बुक है फिरोज़ कमर एंड गुलाम नासिर साहब की, फर्स्ट ईयर काउंटिंग। यहाँ मैंने क्लोज़ किया था। जो लास्ट हमारा लेक्चर था उसमें मैंने आपको ये बताया था कि बेसिक अकाउंटिंग दो टाइप के लेक्चर्स आप देखेंगे मेरे साइट के ऊपर, कि एक बेसिक अकाउंटिंग लेक्चर है BAL के नाम से और दूसरा फाइनेंशियल अकाउंटिंग लेक्चर है FAL के नाम से। तो अब इसके अंदर जो है ये हमने जो है ये तो काफ़ी पता नहीं कितने बन गए हैं, 10 तो नहीं है, वो कोई आई थिंक 14-15 हैं। आई डोंट रिमेम्बर द एग्जैक्ट नंबर। तो ये जो है इसके अंदर एक हमने, जब मैं असल में 4 दिन तो बिस्तर पे लेटा रहा, मैं बड़ा दर्द था मेरे कमर में। तो बेसिक अकाउंटिंग लेक्चर जो BL1 है, मिसाल के तौर पर नंबर 1 BL। BL मीन्स बेसिक अकाउंटिंग लेक्चर्स। इन लेक्चर्स के अंदर मैंने PDF फाइल्स जो है लोड कर दिए हैं। ये मुझे पहले बताना चाहिए था, लेकिन ये बाद में मुझे जो है ना एहसास हुआ कि मैं PDF फाइल्स जो है लेक्चर्स की जो है वो मैं अपलोड कर दूं। ठीक है, ये मैंने अपलोड कर दिया। तो इसका जो है जो गूगल ड्राइव पे इसका जो है PDF का लिंक आ गया है। ठीक है, ये लिंक आ गया है और इस लिंक को आपने पूरा जो है फुल सेलेक्ट करना है। इन केस अगर ये सिलेक्टेड नहीं है ऑलरेडी, इन केस अलग ये सिलेक्टेड नहीं है ऑलरेडी, तो आपने इसको सेलेक्ट करना है और गूगल ड्राइव से जो है ये जो फाइल है ये डाउनलोड कर लेनी है। ठीक है, डाउनलोड कर लेनी है। ये चीज़ मुझे बतानी थी। हालांकि ये तो बिल्कुल आखिरी के उसमें मैं बता रहा हूँ, शुरू के बतानी थी, बट नेवरदलेस इट्स फाइन। ये इट्स ओके। ठीक है। अच्छा, अब हम अपने मेन टॉपिक पे आते हैं और ये तो अभी लिखा लेने दें, इसमें जो कोई मसला नहीं है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 18, आई डोंट नो हाउ आई मिस इट, बट जब अपलोड कर रहा था फाइल तो उसमें मुझे क्वेश्चन नंबर 18 नहीं मिला। अब ये कहता है कि ट्रांजैक्शंस गिवन बिलो रिलेट टू अ बिजनेस ऑफ राबिया कंपनी। कंपनी का नाम है राबिया कंपनी। ठीक है, इंडिकेट द इफेक्ट, हमें ये बताना है क्या असर होगा इफेक्ट ऑफ ईच ऑफ दीज ट्रांजेक्शन अपॉन, जो सवाल के अंदर A to H ट्रांजेक्शन दी हुई हैं, इनका असर इफेक्ट बताना है हमको। क्या होगा? टोटल अमाउंट ऑफ कंपनीज एसेट, ठीक है,
ये सवाल इस तरह के हम पहले कर चुके हैं। टोटल एसेट्स और टोटल लायबिलिटी total liabilities and owner's equity. Owner's इक्विटी पे क्या असर होगा, ठीक है। तो ये आपको बताना है। द ओनर इन्वेस्टेड कैश इन द बिजनेस, ये हम बहुत दफ़ा जो है ना हम देख चुके हैं हम के ओनर ने इन्वेस्ट किया है कैश इन द बिजनेस, ठीक है। एडिशनल इन्वेस्टमेंट नहीं है। अगर एडिशनल इन्वेस्टमेंट भी होती तो भी कैश जब इन्वेस्ट किया है तो ओनर ने अपने पास से कैश बिजनेस को दिया है, तो कैश इंक्रीज हो रहा है। कैश इज आवर एसेट. Asset is increasing. When asset increases, it is recorded on debit side. और ओनर्स का जो कैपिटल है वो इंक्रीज हो रहा है. ओनर्स कैपिटल when increases, it is recorded on क्रेडिट साइड. रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट अब बहुत दफ़ा हम पढ़ चुके हैं. तो टोटल एसेट ये इंक्रीज होगा ए में, इंक्रीज होगा. टोटल लायबिलिटी के ऊपर नो चेंज होगा. और हम पूरा लिख देते हैं नो चेंज. लकीर डाल दो बेहतर है. यस. और ओनर्स इक्विटी इंक्रीज होगी, ठीक है. लेट मी सी के नज़र आ रहा है या नहीं आ रहा. ओ फैंटास्टिक. अच्छा जी. बी, परचेस क्या है? एक कंप्यूटर और फोटोस्टेट मशीन ऑन क्रेडिट. यहाँ पे उसने बोल दिया है कि परचेस की है आपने कंप्यूटर और फोटोस्टेट मशीन, यानी कि ऑफिस इक्विपमेंट्स में आती हैं अमूमन. जो कंप्यूटर होते हैं और फोटोस्टेट मशीन वगैरह होती है, ये ऑफिस इक्विपमेंट में हैं. और ऑफिस इक्विपमेंट हमारे जो है वो एसेट होते हैं. तो एसेट बढ़ रहे हैं, तो टोटल एसेट ऑफ द कंपनी विल इंक्रीज, ठीक है. अब यहां पे एक चीज है कि ये ओनर ने नहीं दिया है. जब ओनर ने नहीं दिया है तो नो चेंज, ओनर्स इक्विटी पे कोई तब्दीली नहीं होगी. और उसने लिख दिया क्रेडिट के ऊपर. क्रेडिट का मतलब है, हम पढ़ चुके हैं ऑन अकाउंट, ऑन क्रेडिट. इसका मतलब ये है कि ये फ्यूचर के अंदर पेमेंट करेगा. और जब फ्यूचर के अंदर पेमेंट होती है तो इसका मतलब है कि लायबिलिटी ऑफ द कंपनी इंक्रीज, ठीक है. समझ गए? लायबिलिटी भी इंक्रीज हो रही है और एसेट भी इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि ये इसने माल क्रेडिट पे लिया है. कलेक्टेड एंड अकाउंट रिसीवेबल, किसी से पैसा लेना था, पार्टी से, हमारा कस्टमर था, हमने उसको बेचा था, तो उससे हमें सामान लेना था, हमने सामान ले लिया, सामान डिलीवरी हो गई थी, वो ट्रांजेक्शन कंप्लीट थी. अब उस पार्टी ने, उस कस्टमर ने आपको पैसा दिया, ठीक है. जब पैसा दिया तो कैश क्या होता है आपका? कैश है एसेट, ये इंक्रीज हो रहा है, राइट. उसके बाद अकाउंट रिसीवेबल क्या होता है? ये भी एसेट है. और ये क्या हो रहा है? डिक्रीज. यानी कि ये जो ट्रांजैक्शन है ये सिर्फ एसेट्स के पे असर कर रही है, इफेक्ट कर रही है. टोटल लायबिलिटी पे नो चेंज, ठीक है. ओनर्स इक्विटी नो चेंज, ठीक है. एसेट जो है, एक एसेट बढ़ रहा है, एक एसेट डिक्रीज हो रहा है. मिसाल के तौर पर 1500 रुपए से कैश बढ़ रहा है, अप हो रहा है, तो अकाउंट रिसीवेबल 1500 रुपए से डाउन हो रहा है. तो क्या कोई चेंज होगा? नो चेंज. कोई एसेट की
वैल्यू के अंदर इन वैल्यू, नो चेंज इन वैल्यू, ठीक है, हम वैल्यू कर रहे हैं, तो सी हो गया नो चेंज। सही है। अच्छा जी, पेड लायबिलिटी टू मिस्टर सिराज। सिराज को पेमेंट की है, जब सिराज को पेमेंट की है तो ये हम रब करते हैं, सिराज को पेमेंट की है उसने, तो जब सिराज को पेमेंट की तो कैश क्या जा रहा है, कैश आपके पास से क्या हो रहा है, कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, कैश डिक्रीज हो रहा है, और लायबिलिटी जो थी, लायबिलिटीज आपकी थी वो भी कम हो रही है क्योंकि पेमेंट हो रही है, ठीक है, ये भी कम हो रही हैं। किस वजह से? बिकॉज ऑफ पेमेंट, पेमेंट की वजह से डिक्रीज हो रही हैं, ये भी कम हो रही हैं। सही है। तो कैश क्या है हमारा, एसेट है, लायबिलिटी तो जाहिर है लायबिलिटी है आपकी, तो डी क्या हो गया आपके पास, टोटल एसेट जो है डिक्रीज हो रहा है, यस डिक्रीज हो रहा है, लायबिलिटी बिल्कुल डिक्रीज हो रही हैं, कमी हो जाएगी, नो चेंज, ठीक है। ऑनर सिक्योरिटी भी तो कोई असर नहीं पड़ेगा इसके ऊपर कि अच्छा जी, अब हम जो है आगे है बोरोड मनी फ्रॉम अल हबीब बैंक लिमिटेड। अल हबीब बैंक लिमिटेड से पैसे उसने उधार लिए, इसको यहां पे देख लेते हैं, इसको मैं रब कर देता हूं। अच्छा जी, अल हबीब बैंक था, उससे पैसे उसने लिए, ठीक है, जब अल हबीब से पैसे लिए तो क्या हुआ, कैश आपका इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, और जब आप किसी से पैसे लेते हैं, उधार लेते हैं, ये बैंक है, बैंक ने आपको उधार दिया, ठीक है, उधार का मतलब ये हो गया कि आपकी लायबिलिटी जो थी वो इंक्रीज हो गई, और ये जो कैश था इसका मतलब है कैश आपका इंक्रीज हो गया, ठीक है, क्योंकि बैंक ने आपको पैसा दिया, आपके पास पैसा आया, पैसा जब आया तो पैसा इंक्रीज हो गया, और पैसा क्या होता है, एसेट होता है, तो एसेट इंक्रीज हो गया आपके पास। और कोई भी पार्टी जो है जब आपको उधार देती है, ठीक है, उधार देती है तो लायबिलिटी जो है बढ़ जाती है, एसेट भी बढ़ गया आपके पास, लायबिलिटी बढ़ जाती हैं, तो बैंक जो है ने आपको पैसा दिया, लायबिलिटी बढ़ गई, इंक्रीज हो गई। सी हो गया आपके पास, एसेट इंक्रीज हुआ आपके पास, टोटल लायबिलिटी आपकी इंक्रीज हुई, और इक्विटी पे नो चेंज, अब मैंने डबल निशान लगा दिया, ठीक है। एफ है सोल्ड कंप्यूटर फॉर कैश एट अ प्राइस इक्वल टू इट्स कॉस्ट। ये भी देखिए घुमा के दिया, सिर्फ लिख देता कि सोल्ड कंप्यूटर, लेकिन असल में यहां पे उसने कहा है कि कैश पे किया है, ठीक है, लेकिन प्राइस इक्वल टू इट्स कॉस्ट, प्राइस इक्वल टू इट्स कॉस्ट, यानी कि नो प्रॉफिट, नो प्रॉफिट या नो लॉस, जितने का खरीदा था उतने का ही बेच दिया, तो हमें इससे कोई गर्ज नहीं है
क्योंकि अगर यहाँ पे ये लिख देता कि प्राइस इसकी मिसाल के तौर पर 25,000 है, ठीक है, और कॉस्ट थी 20,000, ठीक है, प्राइस 25,000 थी, कॉस्ट 20,000 थी, तो इस सूरत में प्रॉफिट कितना होता? तो इस सूरत में आपके पास प्रॉफिट आ जाता 5,000 रुपये, ठीक है। और हम अकाउंटिंग इक्वेशन में हम देख चुके हैं, अगर प्रॉफिट होता है तो ओनर्स इक्विटी इंक्रीज हो जाती है, और अगर लॉस होता है तो ओनर्स इक्विटी डिक्रीज हो जाती है। इस वजह से जो है इसने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया है कि प्राइस जो थी, जो सेल प्राइस थी आपके पास, जो सेल प्राइस थी वो कॉस्ट के बराबर है, यानी कि नो प्रॉफिट नो लॉस। इसका मतलब ये हुआ कि ओनर्स इक्विटी के ऊपर नो चेंज, कोई तब्दीली नहीं होगी। क्योंकि सवाल ये पैदा होता है कि अगर मैं सेल कर रहा हूं तो यकीनन ओनर्स इक्विटी के ऊपर चेंज आएगा, या तो लॉस होगा या प्रॉफिट होगा, ठीक है। अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर हम ये देख चुके हैं प्रैक्टिकली, पीछे के लेक्चर में आप देख लिएगा, ठीक है। लेकिन यहां उसने बता दिया, जब यहां बता दिया कि भाई ये चीज नहीं हो रही है, बल्कि क्या हो रही है कि कॉस्ट थी 20,000 और सेल प्राइस भी 20,000, तो नो प्रॉफिट नो लॉस, ये मतलब है। तो अब एक चीज तो हमने देख ली कि प्रॉफिट और लॉस नहीं है तो ओनर्स इक्विटी तब्दील नहीं होगी, ये हमने प्रैक्टिकली देख लिया हमने। अब हम ये देखते हैं कि हमारे एसेट पे क्या असर पड़ेगा। हमने कंप्यूटर बेचा, कंप्यूटर सोल्ड किया हमने, ठीक है, तो हमारा क्या हुआ, एसेट डिक्रीज हो गया है, एसेट डिक्रीज हो गया, ठीक है। सेल करने से हमें क्या मिला, कैश, सही है, सोल्ड किया तो कैश रिसीव हुआ, कैश मिला, सेल की वजह से कैश मिला, कैश बराबर का मिला हमें, ठीक है। तो कैश क्या है, ये भी एसेट है, तो एसेट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो ये आपका इंक्रीज हो रहा है। तो नेट इफेक्ट क्या हुआ, जितने से एसेट कम हो रहा है, जितने से एसेट डाउन हो रहा है, उतने से ही एसेट बढ़ रहा है, तो नो चेंज, ठीक है। सी डी ये ई है और ये एफ हुआ, तो एसेट के ऊपर नो चेंज, डेफिनेटली लायबिलिटी के ऊपर नो चेंज, और ओनर्स इक्विटी तो मैं आपको बता चुका हूं कि अगर इस ट्रांजैक्शन की वजह से हमें प्रॉफिट या लॉस होता तो फिर क्या होता, तो एसेट इंक्रीज होता, ठीक है, एसेट प्रॉफिट की अमाउंट से इंक्रीज होता और ओनर्स इक्विटी प्रॉफिट की अमाउंट से इंक्रीज होता। लेकिन बात की बात है, तो जिन बच्चों ने पुराने लेक्चर्स, जो प्रीवियस लेक्चर मैंने देखे हैं, उनके लिए ये कोई चीज़ समझना मुश्किल नहीं है, ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि जी है हमारे पास, जी ये क्या कहता है, परचेज मोटर कार फॉर कैश, मोटर कार खरीदी है कैश के ऊपर, राइट। मोटर कार, मोटर आपकी एसेट है, ठीक है, एसेट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ओके। कैश पे खरीदी है, कैश जा रहा है आपका, कैश क्या है आपका, एसेट है, और एसेट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो एसेट ही बढ़ रहा है, एसेट ही कम हो रहा है, तो
टोटल अमाउंट ऑफ द कंपनी एसेट क्या होगा, बढ़ेगा कम होगा, कोई इफेक्ट नहीं होगा। टोटल वैल्यू जितने की गाड़ी आपने खरीदी थी उतने से की जो है ना आपने कैश दे दिया, तो नो चेंज, यानी एक एसेट बढ़ा और दूसरा एसेट कम हो गया, तो लायबिलिटी पे कोई असर नहीं है, ओनर्स इक्विटी पे कोई असर नहीं है, और एसेट की टोटल वैल्यू के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा। और आखिरी हमारे पास जो है एच है, ओनर्स विथड्रॉ कैश फॉर बिजनेस फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज। ओनर ने कैश विड्रॉ किया, निकाला बिजनेस से अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए। पीछे हम तकरीबन हर सवाल के अंदर हम ये काम करते रहे हैं। तो जब ओनर विड्रॉ करता है तो क्या जाता है, कैश, इसने बता दिया। तो कैश क्या होता है, डिक्रीज होता है, और इसका मतलब है एसेट की जो वैल्यू है वो कम हो जाती है। सही है, विड्रॉ कर रहा है कैश को, तो कैश को विड्रॉ कर रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो कैपिटल की नेट वैल्यू भी डिक्रीज हो जाती है। विड्रॉ करने की वजह से कैश कम होता है, ठीक है, और ये जो विड्रॉ है ये कैपिटल का कॉन्ट्रा है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं, कंट्रा अकाउंट है। कंट्रा अकाउंट से मुराद ये होती है कि जो मेन अकाउंट होता है, जो मेन अकाउंट होता है उसकी अमाउंट को, उसकी अमाउंट को लेस कर देता है, ठीक है, उसकी अमाउंट को लेस कर देता है कंट्रा। बहुत सारे कंट्रा अकाउंट देखेंगे, यहाँ पे ड्राइंग है, तो ठीक है, यहाँ पे आया ड्राइंग, ड्राइंग आपका इंक्रीज हो रहा है, सही है। ड्राइंग जब भी इंक्रीज होता है तो कैपिटल डिक्रीज होता है, रिमेंबर कंट्रा है, सही है। तो एसेट आपका डिक्रीज होगा, और लायबिलिटी नो चेंज, ठीक है, और ऑनर्स जो इक्विटी होगी वो आपकी डिक्रीज होगी, क्योंकि ऑनर ने ड्राइंग की है। मैं देख लूँ कैसे नज़र आ रहा है, यस बिल्कुल नज़र आ रहा है। तो ये हमारा सवाल नंबर 18 हमारा जो है मुकम्मल हुआ, और हमने इसको देखा कि करना है, कैसे करना है, ये बना के आपने राबी एंड कंपनी का। और अब जो है हमारा चैप्टर वो जो 1 था वो हमारा मुकम्मल हो गया। तमाम हमने प्रॉब्लम्स को हमने सॉल्व कर लिया, हमने तमाम क्वेश्चंस को हमने सॉल्व कर लिया, और एज वेल एज हमने जितनी भी जो थ्योरी की जो टर्म्स थी वो हमने जो है कर ली। और अब जो है तबीयत थोड़ी सी, असल में खड़े होने में प्रॉब्लम हो रही है, 4 दिन से लेटा हुआ था मैं, तो ये फिर मैंने क्वेश्चन अभी मुकम्मल किया, इसको अपलोड कर दूंगा, तो इंशाल्लाह जो है ना ये मेरा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। देन वी विल स्टार्ट सेकंड चैप्टर इंशाल्लाह जो है, और उसको भी हम इसी तरह से हल करेंगे। इसमें थोड़ी सी आप देख रहे होंगे यहाँ पे लाइट का इफ़ेक्ट है, वो अभी मैं देखूँगा क्या सूरत हाल हो सकती है, बट आपको ये समझ में आ रहा है, जो मैं बता रहा हूँ वो समझ में आना चाहिए, कंटेंट्स सही होना चाहिए, बाकी लीव द थिंग्स, ये बोर्ड कैसा है क्या है
सही है। तो इस चीज़ों पे हमने ध्यान नहीं देना, हमने अपनी वी मस्ट फोकस ऑन व्हाट वी आर स्टडिंग। सही है। तो ये चीज़ हमने मुकम्मल कर ली, या आप उतार लिएगा इंशाल्लाह, और फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। उस वक्त तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।